नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद कारगिल से कन्याकुमारी तक पूरा देश गुस्से में है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कहां कमियां रह गईं, जिसका फायदा आतंकियों ने उठाया। बेसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद एलओसी पर टेंशन साफ साफ महसूस किया जा रहा है। यहां तक कि जंग की आहट महसूस की जा रही है। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर समेत वहां के कई जनरलों ने गुपचुप तरीके से अपने नियर एंड डियर यानी परिवार के सदस्यों को विदेश भेज दिया है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती से ऐलान कर चुके हैं कि निर्दोष सैलानियों का खून बहाने वाले आतंकियों का अंजाम उनकी सोच से ज्यादा खौफनाक होगा। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि भारत आतंकियों का इलाज किस तरह से करेगा, पाकिस्तान का क्या होगा, क्या मसला सिर्फ कूटनीतिक एक्शन तक सीमित रहेगा या फिर पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर पीटा जाएगा। शिमला समझौते को सस्पेंड कर पाकिस्तान ने किस तरह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को क्यों कहा जा रहा है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। रावलपिंडी में बैठे जनरल मुनीर को पहलगाम साजिश में किस तरह का फायदा दिखा होगा। जनरल मुनीर हटाए जाएंगे या पाकिस्तान में तख्ता पलट करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन की स्थिति में दुनिया की तीन बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और रूस किसके साथ खड़ी होंगी। इस्लामिक वर्ल्ड के प्रभावशाली देशों ने भी पाकिस्तान से क्यों मुंह मोड़ लिया है। आज ऐसे ही सुलगते सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम पाकिस्तान के आगे कुआं पीछे खाई में। अक्सर कहा जाता है कि मूर्ख दोस्त से अच्छा है समझदार दुश्मन। पाकिस्तान की पोल खुद वहां के बड़े बड़े मंत्री ही खोल रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि बेसरन घाटी में हमला करने वाले फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने कबूल किया कि पिछले 3 दशकों से उनका मुल्क आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है, पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ है कि पाकिस्तान ने किस तरह बेसरन घाटी में सैलानियों का खून बहाया। बेसरन घाटी में निर्दोष निहत्थे सैलानियों का खून बहा जो कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने गए थे। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि बेसरन घाटी में आतंकी हमले से आगे क्या। इस बार भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या एयर स्ट्राइक, ये सोचकर पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। एलओसी से रह रहकर फायरिंग की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं भारत किस तरह के विकल्प को आजमा सकता है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है। आतंकियों का पीछा धरती के आखिरी छोर तक होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत के तेवरों से पाकिस्तान में दहशत का आलम है। 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर तनाव है। बीच बीच में फायरिंग भी हो रही है। एलओसी की दूसरी ओर से आने वाली हर गोली का भारतीय फौज मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान को लगातार डर सता रहा है कि कहीं भारतीय सेना एलओसी पार कर पहलगाम आतंकी हमले का हिसाब बराबर न करने लगे।
मिलिट्री एक्शन का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि 2016 और 2019 में किया गया था। अब ये LOC को पार करके किस तरह की एक्शन ली जाएगी POK के ऊपर, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से वो प्लानिंग करते हैं मिलिट्री के साथ मिलकर। तो इस समय मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमला करके POK को लिया जाएगा, लेकिन मिलिट्री एक्शन ज़रूर हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक LOC पर पाकिस्तानी आर्मी अपने सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ा रही। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 10वीं कोर की 3 डिवीजन को LOC पर तैनात कर दिया है, मतलब करीब 45,000 अतिरिक्त फौजियों की तैनाती की है। पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी कई घातक डिवीजनों को अलर्ट पर रखा है। जनरल मुनीर ने हमले की स्थिति में तुरंत जवाब देने के लिए अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। अभी पाकिस्तान को लगातार डर सता रहा है कि भारत POK में आतंकी कैंपों पर मिसाइल से अटैक कर सकता है। पाकिस्तान में डर का आलम इस कदर है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब कह रहे हैं कि उनका देश किसी भी तटस्थ और पारदर्शी जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी दोहरा चुके हैं कि यदि किसी तीसरे देश के तटस्थ लोग जांच शुरू करते हैं तो सहयोग के लिए तैयार हैं। क्या डिसीजन होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि बहुत सख्त मैं समझता हूं कि स्टेप्स भारत उठाएगा और काफ़ी समय तक मैं समझता हूं उनके अलग ये जो हैं एक बार में नहीं होगा बल्कि कई बार में ये स्टेप्स होंगे। उरी में आर्मी कैंप पर हमले का जवाब इंडियन आर्मी ने POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से किया। पुलवामा में आत्मघाती हमले का बदला बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर लिया। ऐसे में अब पूरा देश अंदाजा लगा रहा है कि अब की बार भारत किस तरह से बदला लेगा। पूरी जिंदगी सेना में बिताने वाले कई रिटायर्ड अफसरों की सोच है कि भारत के पास कई विकल्प हैं, मसलन LOC पार कर आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक। फिलहाल पाकिस्तानी आर्मी पहले से ही बहुत अलर्ट है। आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तानी एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। POK में आतंकी अड्डों का ड्रोन अटैक से सफाया। इसमें खतरा यह है कि अलर्ट पाकिस्तानी वायुसेना ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही निशाना न बना लें। POK में आतंकियों के अड्डों पर एक साथ मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला। हालांकि मिसाइल अटैक के बाद भारत पाकिस्तान में सीधा युद्ध छिड़ने का खतरा है। जिस प्रकार से जो नरसिंहा हुआ है पहलगाम में, पाकिस्तान को अब मालूम है कि भारत कुछ तो करेगा। अपने प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बदला तो लेंगे और उनको मट्टी में मिलाएंगे। वही नहीं, आतंकी ही नहीं, लेकिन जो उनके आका है उनको भी मट्टी में मिलाएंगे। तो बदला तो होगा। मतलब जो लड़ाई के जो माहौल है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि बदला तो होगा। ये भी संभव है कि पाकिस्तान POK में मोर्चा संभाले बैठा रहे और भारतीय फौज अरब सागर के रास्ते पाकिस्तान को सबक सिखाए। भारत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान से कैसे निपटना है। भारतीय सेना के जाबाजों को अच्छी तरह पता है कि जल थल नभ के रास्ते दुश्मन की कमर कैसे तोड़नी है। भारत इस बात के लिए भी पूरी तरह से तैयार है कि इधर से होने वाले हर एक्शन का रिएक्शन भी तय है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट दलील दे रहे हैं कि जब POK हमारा है तो LOC को भी इतिहास बना देना चाहिए, यानी इंडियन आर्मी LOC पार कर POK से पाकिस्तान को पीछे ढकेल दे। अब सवाल उठता है कि क्या यह संभव है? रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है। किसी ने रूस का क्या बिगाड़ लिया? अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया तो इजराइल ने गाजा पट्टी को शमशान में बदल दिया। हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने के नाम पर लेबनान पर हमला किया। किसी ने इजराइल का क्या बिगाड़ लिया? अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में करीब 2 दशक तक बम बरसाए। किसी ने अमेरिका का क्या बिगाड़ लिया? आज की तारीख में कूटनीति भी समर्थ को नहीं दोष गुसाई वाले अंदाज में आगे बढ़ रही है। मतलब जो समर्थ यानी शक्तिशाली है उसका कोई दोष नहीं होता। ऐसे में पाकिस्तान ने शिमला समझौता सस्पेंड कर
एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. जनरल मुनीर जिस कश्मीर को अपने मुल्क के गले की नस बता रहे हैं, जिसे कभी नहीं भूलने की बात कर रहे हैं, वो शायद भूल गए हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय फौज LOC की लक्ष्मण रेखा की वजह से दाखिल नहीं हुई। साल 1972 में हुए शिमला समझौते की वजह से POK को कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब खुद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को सस्पेंड कर भारत के लिए विकल्पों के खिड़की दरवाजे खोल दिए। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो शिमला समझौते के बाद ही बनी थी, और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है तो भारत को पूरा हक है कि उसको क्रॉस करे और जो एक्शन लेना है वो ले। 1971 के जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के बाद साल 1972 में शिमला समझौता हुआ। भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। इसमें तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान विवादों को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाएंगे, यानी द्विपक्षीय मसलों में किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा, इस मुद्दे पर दूसरे देशों से समर्थन मांगता रहा। ये बात और है कि कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामिक वर्ल्ड के ज्यादातर देश भी अब पाकिस्तान से किनारा कर चुके हैं। कूटनीति के जानकारों की एक सोच ये भी है कि शिमला समझौते की छतरी हटने के बाद भारत को कश्मीर मुद्दे पर बड़े फैसले लेने में सहूलियत होगी। शिमला एग्रीमेंट में 2 चीजें थी। एक तो ये था कि 2 पक्षीय मामला है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और बातचीत के माध्यम से सब सॉल्व किया जाएगा। दूसरा ये था कि LOC की सैंक्टिटी के बारे में थी बात। तो अब तो शिमला एग्रीमेंट नहीं है तो भारत कुछ भी कर सकता है, अंदर भी जा सकता है, POK हमारा है, हम लोग मानते हैं। और तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, स्टेप्स हैं। बैसरन घाटी में हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला किया। इसके लिए 65 साल पुराने सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। भले ही जुल्फिकार अली भुट्टो के खानदान के चश्मो चिराग और PPP के नेता बिलावल भुट्टो कह रहे हूं कि भारत ने नदियों में पानी रोका तो खून बहेगा, लेकिन बिलावल कम से कम इतना तो जानते ही होंगे कि अगर भारत ने सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी रोक दिया तो उनका मुल्क भूखा और प्यासा मरने के लिए मजबूर होगा। दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बदला अगर हमने लेना है तो हमने ऐसे लेना है कि पाकिस्तान ने दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। पर मुझे लगता है हरकत शुरू हो चुकी है, स्पेशली खासकर क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिस पानी के ऊपर वो निर्भर रहते हैं, पानी रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन जरूर उसको जो डाइवर्शन करने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान में उसका असर दिखना शुरू हो गया है। सिंधु जल संधि पर रोक के बाद पाकिस्तान में पहले चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि भारत पानी कैसे रोक सकता है। अब वहां के मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारत ने जानबूझकर झेलम दरिया में पानी छोड़ दिया, जिससे मुजफ्फराबाद में जलस्तर अचानक बढ़ गया और बाढ़ के हालात पैदा हो गए। हटियान बाला में वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ी और मस्जिदों से ऐलान कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान को 3 डर सबसे ज्यादा सता रहे हैं। पहला, अगर भारतीय सेना ने LOC पार किया तो क्या होगा। दूसरा, अगर भारत ने पानी पूरी तरह रोक दिया तो क्या होगा। तीसरा, अगर भारत ने कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर नजर रखने वाले कूटनीतिज्ञों की सोच है कि शिमला समझौता पहले से ही मरा हुआ है,
क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कई बार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 1999 में करगिल में घुसपैठियों को भेजकर पाकिस्तान LOC पार करने की लक्ष्मण रेखा को तोड़ चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के शिमला समझौता सस्पेंड करने के फैसले से भारत की रणनीति पर खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं भारत ने 65 साल पुराने सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है। जम्मू क्षेत्र में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट को बंद कर दिया गया है। भारत से बहने वाली सिंधु, चिनाब, झेलम दरिया एक तरह से पाकिस्तान की लाइफलाइन है। ऐसे में भारत ने सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया तो इसी गर्मी में तबाही का ट्रेलर दिखना तय है। आज की तारीख में न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसमें अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। इस्लामाबाद में बैठी शहबाज शरीफ सरकार और रावलपिंडी में बैठे जनरल असीम मुनीर के मुल्क को कोई 1 रुपया कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे देश भारत के आतंकवाद के खिलाफ रुख को जायज मानते हैं। वहीं टर्की और कतर जैसे देश तटस्थ दिख रहे हैं। अफगानिस्तान खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ दिख सकता है। सऊदी अरब और ईरान भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की मंशा जता चुके हैं। पाकिस्तान के नक्शे पर 4 प्रांत हैं: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध। पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान है। कभी दोनों मुल्क जिगरी दोस्त हुआ करते थे, अब एक दूसरे के जानी दुश्मन। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच खिंची 2640 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन पर बहुत तनाव है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लड़ाकों की हुकूमत चलती है, जिनके हाथों में मेड इन अमेरिका M4 राइफलें भी हैं। TTP लड़ाकों के पास लंबी दूरी की स्नाइपर राइफलें और नाइट विजन गॉगल्स हैं, जिससे वह पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग छेड़े हुए। भले ही खैबर पख्तूनख्वा और FATA पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा है, लेकिन यहाँ हुकूमत TTP की चल रही है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम किए हुए। हालात इस कदर बिगड़ चुके कि क्वेटा रेलवे डिवीजन में तैनात पैरा मिलिट्री बलूच लेबी फोर्स के 18 जवानों ने सुरक्षा ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनल क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त है और वो उसको उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। बहुत सा एरिया ऐसा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ सेना पहुँच भी नहीं पा रही है अंदर। और फिर उसके अलावा ये भी है कि इकनॉमी जो उनकी है वो बहुत बुरी कंडीशन में है। तो उनके पास एक ही चीज़ बची है कि भारत से के खिलाफ बात करो, बिल्डअप करो टेंशन, और फिर उसके बाद उसको यूनाइट करो उसके नाम पे पाकिस्तानियों को। दरअसल जफर एक्सप्रेस के अगवा होने के बाद पाकिस्तान सरकार पाकिस्तानी आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका पर सवाल खड़े किए हुए हैं। सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आए पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल असीम मुनीर। वो जानते हैं कि पाकिस्तान के पश्चिम में विद्रोही कितने ताकतवर होते जा रहे हैं और उनकी फौज कहां खड़ी है। ऐसे में TTP के लगातार हमले, बलूचिस्तान में विद्रोह और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सत्ता से आउट होने के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल से पाकिस्तानी सेना और उसके मुखिया जनरल मुनीर पर बहुत दबाव आ गया। कभी पाकिस्तान के साथ इस्लामिक वर्ल्ड के ज्यादातर देश खड़े थे। आज के तारीख में ज्यादातर इस्लामिक देशों के भारत के साथ कारोबारी रिश्ते हैं। ऐसे में वो पाकिस्तान के लिए भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया है। इनको सबसे बड़ी सपोर्ट अरब से मिलती थी। अरब देश अब उनके साथ नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट अरब देश है वो सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया इनसे इस वक्त बहुत नाराज़ हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे मौजूद थे जब ये ऑपरेशन इन्हीं ने यहाँ पे पहलगाम वाला हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं उनके फेवर में नहीं जाती। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का फैसला किया था, पाकिस्तान की हर तरह की मिन्नतों के बाद भी सऊदी अरब और UAE ने उसका साथ नहीं दिया था। हाल में भारत की इंडोनेशिया, तुर्की, कतर जैसे देशों से केमिस्ट्री बेहतर हुई है।
इस्लामिक वर्ल्ड का एक और बड़ा खिलाड़ी है ईरान, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पहल की है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ डिप्लोमेसी के बाद इस्लामिक वर्ल्ड के देशों पर भी कई तरह का दबाव है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत से रिश्ते ऊंच नीच करना नहीं चाहेंगे। इतना जरूर हो सकता है कि कुछ तटस्थ दिखे तो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने की बात करें। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा। पहलगाम हमले को राष्ट्रपति ट्रंप बुरा हमला बता रहे हैं, पर वो ये भी कह गए कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक डील मेकर हैं और आपदा में अवसर देखना उनकी आदत का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में उनके कारोबारी हित ना के बराबर है। ऐसे में अमेरिका का भारत के साथ खड़ा होना तय है। वहीं ज्यादातर यूरोपीय देश भी आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात कह चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, उससे दुनिया में एक ऐसी हलचल पैदा हुई है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हर एक एक्शन का समर्थन करना अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है। मौजूदा हालात में चीन डोलड्रम की स्थिति में है। दरअसल पाकिस्तान में चीन का मोटा निवेश है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत के पक्ष में खड़ा दिखना तो तय माना जा रहा है। हालांकि बीजिंग और मॉस्को चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध की नौबत ना आए, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि जनरल मुनीर ने पहलगाम में आतंकी हमले की साजिश आखिर क्यों रची। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ की भूमिका पर पिछले कुछ महीनों से लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी बलोच विद्रोहियों से निपटने में पाकिस्तान आर्मी की नाकामी को लेकर, तो कभी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर। पिछले महीने पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने जनरल मुनीर को एक चिट्ठी लिखी। द गार्डियंस ऑफ ऑनर, ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की ओर से लिखी चिट्ठी की सब्जेक्ट लाइन था अल्टीमेटम, रिजाइन और फेस द रेकनिंग। बलूच विद्रोही पहले से ही जनरल मुनीर की नाक में दम किए हुए थे। पिछले महीने ही जफर एक्सप्रेस को बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अगवा किया। ऐसे में भीतर खाने रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर्स में बैठने वाले जनरल मुनीर के जूनियर भी सवाल खड़ा करने लगे हैं। चौतरफा घिरे जनरल मुनीर ने कलमा यानी इस्लाम, टू नेशन थ्योरी और कश्मीर का कार्ड आगे बढ़ा दिया, ठीक उसी तरह से जैसा कभी जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में किया था। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने के इरादे से बस से लाहौर गए। बदले में मिली कारगिल में घुसपैठ। तब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर थे नवाज शरीफ। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी अचानक लाहौर पहुंचे। कुछ दिनों बाद ही पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ। तब भी पाकिस्तान के पीएम के कुर्सी पर थे नवाज शरीफ। साल 2016 में उरी में जब आर्मी कैंप पर हमला हुआ, तब भी पाकिस्तान की कमान नवाज शरीफ के हाथों में थी। इसी हफ्ते जब पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों की हत्या की, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ। अब सवाल उठता है कि आखिर शरीफ खानदान के सत्ता में रहने पर आर्मी चीफ और आईएसआई आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाती है? भारत बदला तो लेगा, अब किस प्रकार से लेगा उसका शायद किसी को नहीं मालूम है। ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमने देखा कि पुलवामा के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, उरी के बाद जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो सरप्राइज एलिमेंट था। पाकिस्तान को मालूम नहीं था कि भारत क्या करेगा। आर्मी चीफ जनरल मुनीर अपने ही मुल्क में चौतरफा दबाव से घिरे हुए हैं। मसलन बलूच विद्रोहियों को कंट्रोल करने में नाकामी, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का मजबूत होना, अफगानिस्तान से रिश्ते लगातार बिगड़ना, आर्मी के जवानों पर हमला लगातार बढ़ना, खुद जनरल मुनीर पर भ्रष्टाचार का आरोप, जूनियर अफसरों का जनरल मुनीर के खिलाफ मोर्चा, मुस्लिम वर्ल्ड का भी पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिलना।
पाकिस्तानी अवाम पहले से ही बहुत मुश्किलों से जूझ रही है। भीतर खाने चारों ओर बगावत की आग धधक रही है। ऐसे में शायद जनरल मुनीर को हर मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, भारत में कुछ बड़ा करना। ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने पहलगाम में सैलानियों पर हमले के प्लान पर मुहर लगाई। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं नवाज शरीफ की तरह ही शहबाज शरीफ के तख्ता पलट की स्क्रिप्ट भी तैयार तो नहीं है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बाहर निकालने को लेकर सुगबुगाहट पाकिस्तान में तेज हो रही है। फिलहाल बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव एकाएक बहुत बढ़ गया है, जिसके एक छोटे युद्ध में बदलने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में सरहद से सियासत तक एकाएक सेंटर स्टेज में आ गए। पाकिस्तान पर बड़े खतरे के नाम पर धड़ाधड़ फैसले ले रही हैं। उनके खिलाफ उठने वाली आवाज धीमी पड़ती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनरल मुनीर की गलती और कायराना हरकत की पाकिस्तान को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पर जनरल असीम मुनीर के सामने उनकी कितनी चलती है ये तो वही बेहतर जानते होंगे। इन दिनों एक तस्वीर की बहुत चर्चा हो रही है। तस्वीर है इस्लामाबाद में हुए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की, जिसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाई थी। ये बैठक दिल्ली में हुई CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद हुई, जिसमें पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का फैसला हुआ था। सामान्य तौर पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली किसी बैठक में दूसरी कुर्सी पर जनरल मुनीर बैठा करते थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में आर्मी चीफ तीसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे दिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये एक महज इत्तेफाक था या शहबाज शरीफ के सामने अब एक ही विकल्प बचा है, जनरल मुनीर का पर कतरा जाए। पर क्या PM शहबाज शरीफ ऐसा कर पाएंगे, इसकी संभावना तो कम दिख रही है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि लोगों की नाराजगी खत्म करने के नाम पर जनरल मुनीर कहीं शहबाज शरीफ का तख्ता पलट तो नहीं देंगे। हालांकि इस काम में जनरल मुनीर के जूनियर कितना साथ देंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है। ऐसे में चौतरफा घिरे पाकिस्तान पर एक और बलूचिस्तान के हाथ से निकलने का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर POK के जाने का। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।